दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे स्पेन में रावण की तरह फूंका गया नेतन्याहू का पुतला, रोने पीटने लगी इस्राएली हुकूमत। ईरान से जंग में इस्राएल को कुछ हासिल नहीं हुआ, अपोजिशन लीडर्स ने नेतन्याहू को किया जलील, बताया चोर। ईरान बनेगा होर्मुज में अमरीकी जंगी जहाज़ों का काल, IRGC ने दी सख्त और दर्दनाक सजा की धमकी। इस्लामाबाद टॉक्स में छाया रहा होर्मुज का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप की चाइना को बहुत बड़ी धमकी, कहा ईरान को हथियार दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। और ईरान पर अमरीकी सदर ने किया जीत का दावा। ट्रंप ने कहा ईरान समझौता करे या ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इनसे कहीं ज्यादा होंगी। जो पाकिस्तान में मीटिंग चल रही है उसकी खबरें कुछ बाद में, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरें। स्पेन में रावण की तरह बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला फूंका गया तो इसराइल भन्ना गया, तमतमा गया। स्पेन ने ऐसा क्यों किया और ये किस रिवायत का हिस्सा है, आइए जानते हैं। स्पेन के एक छोटे से टाउन, एक छोटे से कस्बे एल्बर्गो में इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का 7 मीटर ऊंचा पुतला जलाए जाने पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इस पुतले में 14 किलो बारूद भरकर इसे उड़ा दिया गया। इसके बाद इस्राएली हुकूमत ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इसराइल ने तेल अवीव में मौजूद स्पेन के सीनियर सफीर यानी डिप्लोमेट को तलब करके अपना सख्त एतराज़ जताया है। 11 अप्रैल की देर रात को इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इसे यहूदियों के खिलाफ नफरत करार देते हुए स्पेन की हुकूमत पर निशाना साधा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। एल्बर्गो कस्बे की मेयर मारिया डेलोरोस ने यह साफ किया कि किसी मजहब या नस्ल के खिलाफ नहीं है, बल्कि जंग और जेनोसाइड के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। दोस्तों, मैंने थोड़ा सर्च किया तो पता ये चला कि एल्बर्गो में ये 1940 की दहाई से चली आ रही एक पुरानी रस्म है जिसे क्वेमा डी जुडास कहा जाता है। इसमें हर साल किसी ऐसी शख्सियत का पुतला जलाया जाता है जिसने कुछ गलत किया हो, यानी बुराई का प्रतीक, जैसे रावण। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप, करप्ट लीडर्स, रिश्वतखोर और मुजरिमों के पुतले भी यहाँ जलाए जा चुके हैं। ट्रंप का भी जला है। यानी ये नफरत नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की हरकतों के खिलाफ आवाम का गुस्सा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब दुनिया भर में नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल माना जा रहा है तो इसराइल का इसे मजहबी रंग देना महज एक बहाना है। स्पेन की आवाम ने साफ कर दिया है कि वो मासूमों के कत्लेआम के साथ नहीं है। फिर भी नेतन्याहू और इसराइल वही चाल चलते हैं जो दुनिया के एक आध और मुल्क में चली जाती है कि हर मामले को धर्म से जोड़ देते हैं ताकि पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा सके और ख़ुद को विक्टिम दिखाया जा सके। हुकूमत में रहने वालों को अपने आप को किसी मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हुकूमतों का तो मज़हब ही नहीं होता, वो सबके होते हैं। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। इसराइल के अंदर नेतन्याहू को जलील किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि तुम में ईरान से जंग जीतने का गूदा नहीं है, तुम झूठे हो, तुम चोर भी हो। जी सुनिए, इस्राएली सियासत में अब बेंजामिन नेतन्याहू की पकड़ कमजोर होती जा रही है। ईरान के साथ जंग में जिन टारगेट्स को हासिल करने की वो डींगे हाँक रहा था, उन डींगों की इसराइल के ही अपोजिशन लीडर्स ने हवा निकाल दी है। खुद इसराइली मीडिया भी इसे लिख रहा है और दुनिया की मीडिया ने 12 अप्रैल को इस खबर को छापा है। ये रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो समझ लीजिए कि इसराइल के बड़े लीडर्स ने नेतन्याहू को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। इसराइल की डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर यायर गोलन ने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए लिखा, जब तू वाकई जीत जाता है तो तुझे हर 2-4 दिन में चिल्ला चिल्लाकर ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तू जीत गया है। दुनिया जान ही जाती है जीतने वाले को। गोलन का कहना है कि नेतन्याहू इस वक्त ज़बरदस्त प्रेशर में है, क्योंकि उसे खुद पता है कि ईरान के खिलाफ जंग में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी। अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं। वहीं अपोजिशन लीडर इसराइल के यायर लैपिड, जो जाने माने हैं, उन्होंने भी इस पर नेतन्याहू पर सीधा हमला किया। लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू एक बार फिर फौज की कामयाबियों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग उसकी अपनी नाकामी को भूल जाएं। लैपिड ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि उसने जंग का एक भी मकसद, एक भी टारगेट पूरा नहीं किया।
اس نے آگے کہا کہ پورا اسرائیل اپنی سیکیورٹی فورسز کو سلام کرتا ہے، لیکن اب عوام ایسی لیڈرشپ کا انتظار کر رہی ہے جو واقعی جنگ جیت سکے، نہ کہ ایسے لیڈر کا جو شہریوں کے پیسے تب چراتا ہے جب وہ بم شیلٹرز میں چھپے ہوتے ہیں۔ یعنی نیتن یاہو پر کرپشن اور چوری کے الزام بھی لگائے جا رہے ہیں اسرائیل میں ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے اور اسرائیل کے اندر ہی وہ ایک ہیرو نہیں بلکہ ایک ویلن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں دھماکے دار خبروں کی طرف۔ ایران کی ریولوشنری گارڈز کارپس یعنی IRGC نے ہورموز کے سمندری راستے پر جنگی جہازوں کو لے کر ایک بے حد خطرناک اور سیدھی دھمکی دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے 2 جنگی جہازوں کو ہورموز میں داخل کرنے کے دعوے کے فوراً بعد IRGC نے 12 اپریل کی سحر میں اعلان کیا کہ کسی بھی ملٹری جہاز کے ہورموز سے گزرنے کی کوشش کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا، یعنی میزائلوں کی بارش ہو جائے گی۔ ایران نے صاف کر دیا کہ اب ہورموز سے صرف اور صرف سویلین جہاز ہی گزر سکیں گے، اور وہ بھی ایران کی سخت شرطوں اور ریگولیشن کے تحت۔ IRGC کی اس تازہ اور سخت وارننگ کی بڑی باتیں جان لیجیے۔ ایران کی IRGC نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر کسی بھی جنگی جہاز نے ہورموز سے گزرنے کی حماقت کی تو اس کے ساتھ بے حد سختی یعنی بہت ہی بری طریقے سے نپٹا جائے گا۔ ایران کی نیوی نے صاف کیا ہے کہ ہورموز کو انٹیلیجنٹلی مینیج کرنے کا پورا اختیار اب صرف ایران کے پاس ہے۔ یہ دھمکی اس وقت آئی ہے دوستو جب امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے یہ دعویٰ کیا تھا 11 اپریل کی رات کہ اس کے 2 ڈسٹرائر شپ یعنی 2 جنگی جہاز ہورموز میں بارودی سرنگ صاف کرنے کا کام شروع کر چکے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے اس دعوے کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ اسے ایک بڑی اکساوے والی کارروائی قرار دیا ہے۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ ہورموز کی چابی اب پوری طرح اس کے ہاتھ میں ہے اور کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وہاں زبردستی اپنا راستہ بنائے۔ IRGC نے یا ایران نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے حق کو چیلنج دے گا تو اسے جنگ کے میدان میں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ دوستو یہ بیان صاف اشارہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوئی بات چیت کے باوجود ایران اپنی سرزمین اور سمندری راستوں پر کسی بھی طرح کے امریکی یا ودیشی دخل کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی نیوی کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے اور کسی بھی وقت کارروائی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ایران کی اس سخت ریڈ لائن نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہورموز کا بند ہونا گلوبل تیل سپلائی کے لیے کسی بڑی تباہی سے کم نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس سیدھی دھمکی کے بعد اپنے جنگی جہازوں کو آگے بڑھاتا ہے یا پھر ٹکراؤ ٹالنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے۔ ہم ہورموز کی پل پل کی اپڈیٹ آپ کو پہنچا بھی رہے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران کے سمجھوتا کرنے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر یہ کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دراصل میں یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ 12 اپریل کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جب وہاں 11 اپریل تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر یہ صاف کر دیا کہ ایران کوئی سمجھوتا کرے یا نہ کرے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر حال میں جیت امریکہ کی ہی ہوگی۔ یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ ٹرمپ کے اس تازہ بیان میں جو بڑی باتیں کہی گئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹرمپ نے بڑبولے انداز میں کہا کہ ایران ڈیل کرتا ہے یا نہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ امریکہ پہلے ہی جیت چکا ہے اور ایران کو فوجی طور پر بری طرح سے شکست دی جا چکی ہے۔ تو پھر بھیا ٹیبل پر کیوں بیٹھے ہو اگر جیت گئے؟ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے ہورموز کے پانی میں کچھ واٹر مائنز یعنی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں جنہیں صاف کرنے کے لیے امریکی فوج اب وہاں سویپنگ کا کام کر رہی ہے، اور IRGC نے اسے جھٹلایا تھا۔ ٹرمپ نے اس بات پر اپنی سخت ناراضگی ظاہر کی کہ ہورموز کے معاملے میں نیٹو نے امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی اور امریکہ اب اکیلے ہی حالات کو سنبھال رہا ہے۔ چائنا کو بڑی دھمکی دی گئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر چائنا نے ایران کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے کی کوشش کی تو چائنا کو بہت ہی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دھمکی 11 اپریل کی رات دی گئی ہے۔ حالانکہ ٹرمپ کے تیور بہت تلخ ہیں، لیکن انہوں نے یہ مانا کہ ایران کے ساتھ بہت ہی ایڈوانس لیول کی بات چیت چل رہی ہے اور وہ اب دیکھیں گے کہ اس نیگوسیشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوستو یہ بیان صاف اشارہ ہے کہ ٹرمپ بات چیت کی میز پر بھی ایران پر اپنا پورا پریشر بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ امریکہ سمجھوتے کے لیے ایران کے سامنے جھک نہیں رہا بلکہ اپنی شرطوں پر بات کر رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے چائنا کو جو دھمکی دی ہے
क्या ट्रंप अपने होश हवास में है? क्योंकि चाइना क्या है ये ट्रंप जानते हैं। क्या चाइना को मिटा देंगे या चाइना पर हमला कर देंगे, चाइना के किसी एसेट पर अटैक बोल देंगे? इतना आसान नहीं है। लेकिन चाहती है दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कि ट्रंप ऐसा करे, और फिर दुनिया वो देखिए जिसका वो इंतजार कर रही है। अब इस वीडियो में सुनिए होर्मुज़ के उस समुद्री रास्ते की पूरी कहानी जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी की सांसें रोक रखी है। गल्फ का ये समुद्री रास्ता जिसे ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जंग शुरू होने के बाद से लगभग पूरी तरह से बंद करके रखा है, दुनिया के लिए कितना अहम है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का 20% तेल और लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG यहीं से गुजरता है। ये बंद हो गया तो बहुत से ऐसे लैंड्स हैं जहां पर आपने देखा होगा लाइनें लग गई। इस रुकावट ने पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा दी है और ग्लोबल इकॉनमी की रफ्तार सुस्त कर दी है। जानकारों का कहना है कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत कामयाब हो भी जाती है तब भी इसका असर महीनों तक बना रहेगा। होर्मुज़ को लेकर दोनों मुल्कों ने जो शर्तें मेज़ पर रखी हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हैं। ईरान का स्टैंड है कि होर्मुज़ के इस पूरे रास्ते पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान की एक बड़ी मांग ये भी है कि इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों से वो ट्रांजिट फीस यानी टोल यानी चुंगी वसूल करेगा। ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी और हक का मामला बता रहा है, लेकिन अमेरिका के तेवर तल्ख हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान हालांकि जंग के दौरान बदलते रहे हैं, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ये है कि इस रास्ते से ग्लोबल शिपिंग के लिए फ्री पैसेज होना चाहिए, बिल्कुल फ्री, कोई टोल नहीं, यानी कोई भी जहाज बिना किसी रोक टोक और टैक्स के वहां से गुजर सके पहले की तरह। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब इसी हफ्ते ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरानी हुकूमत ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दी तो एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन मिटा दी जाएगी। ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। ये साफ है कि होर्मुज़ को लेकर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, जबकि अमेरिका उसे अपनी ताकत से दबाना चाहता है। इस्लामाबाद में जारी बातचीत में ये मसला सबसे बड़ी रुकावट बना रहा और इसी की वजह से सुलह का रास्ता निकलता हो कई लोगों को मुश्किल लग रहा है। लग भी रहा है कि आज बात हो जाएगी या हो गई है तो कल बात बिगड़ जाएगी सिर्फ होर्मुज़ के रास्ते पर, और ज़रूरी नहीं कि अमेरिका बिगाड़े। इस रास्ते से जो मुल्क अपना तेल और गैस दुनिया को बेचते हैं वो भी ईरान के सामने आके खड़े हो सकते हैं। गज़ा की खबर ना हो तो ये शो अधूरा है। गज़ा में तबाही रुकी नहीं है और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है रात कि यूनाइटेड नेशंस का ये स्कूल है जो गज़ा में 11 अप्रैल में ढहा दिया गया शाम के वक्त। इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के स्कूल को ढहा दिया गया, वो भी सीज़ फायर के दौरान। अब इसराइल की फ़ौज अपने बुलडोज़र्स के साथ अब भी तबाही मचा रही है, गज़ा में सपाट कर रही है पूरे गज़ा को। एक और ये तस्वीर है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ही शेयर की है कि नासिर मेडिकल हॉस्पिटल जो है खान यूनिस का, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है क्योंकि वहाँ के जनरेटर्स बंद होने को हैं, क्योंकि तेल फ्यूल ख़त्म हो रहा है और फ्यूल बंद हुआ तो जान बचाने की तमाम मशीनें ICU सब बैठ जाएंगे और एक ही दिन में न जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।